एंट्रेंस एग्जाम तक आप अपनी शक्तियों को बनाए रखना। कल शाम तक भाई दूसरा ताबीज भेज देंगे। कल किसी भी हालत में किसी के आगे सच्चाई जाहिर नहीं होनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप में बुदबुदाते हुए वो लड़का छत की तरफ देखने लगता है। उसकी भूरी आंखें किसी झील की तरह साफ और गहरी थीं। कुछ ही पलों में वो छत के पार आसमान को साफ साफ देखने लगता है, जहां लाखों तारे हमेशा की तरह टिमटिमा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक छोटे से तारे पर जा टिकती है, जिसके आसपास लाल रंग का अक्स दिखाई दे रहा था। वो अचानक चौंकते हुए बैठकर बड़बड़ाता है, क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा आज इस तारे पर कैसे? इससे पहले कि ये ऊर्जा आसपास सब कुछ तहस नहस कर दे, इसे रोकना ही होगा। बोलते बोलते वो लड़का, जिसका नाम विष्णु दत्त था, अपनी नजरें उस तारे पर टिका देता है। एक अदृश्य लकीर विष्णु दत्त की आंखों से निकलकर प्रकाश की गति से भी तेजी से उस तारे की ओर बढ़ती है और अपनी ऊर्जा से उस ग्रह पर लगी आग को बुझा देती है। आग बुझाने के बाद विष्णु दत्त की आंखों से निकलती ऊर्जा बंद हो जाती है। विष्णु दत्त की आंखें इस समय किसी जलते हुए कोयले की तरह लाल हो रही थीं, जैसे उस तारे की सारी आग विष्णु दत्त की आंखों ने अपने अंदर खींच ली हो। विष्णु, विष्णु बेटा, आज फिर तू अपने रात के खाने की कैप्सूल लिए बगैर सोने आ गया? डॉक्टर ने कहा है ना कि दवाइयां नहीं छोड़नी है। विष्णु की मां रमोला दत्त अपने हाथ में नीले रंग का एक कैप्सूल और पानी का गिलास लेकर कमरे में दाखिल होते हुए कहती है, लेकिन तभी उनके कदम ठिठक जाते हैं और वो चौंकते हुए कहती हैं, विष्णु, सब ठीक तो है? और तेरा कमरा इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है? अभी पिछले हफ्ते ही मेयर ने पूरे शहर के एसी डक्टिंग को साफ कराया है और तेरी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। चल, तू चुपचाप डिनर की कैप्सूल खा और सो जा। सुबह सुबह तुझे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जाना है। कल आने के बाद तेरा आई चेकअप भी कराना होगा। रमोला ने विष्णु को नीले रंग का कैप्सूल और पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। जी माँ। विष्णु ने डिनर का कैप्सूल खाते हुए अपनी माँ रमोला की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा प्लीज कल सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, तेरी सच्चाई किसी भी तरह से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शायद तू हमसे हमेशा के लिए छीन कर रिसर्च डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। रमोला की आंखों में बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं। माँ, कमाल है, जब इन 16 सालों में किसी को भी मेरी सच्चाई का नहीं पता चला है तो कल क्या होगा? तुम तो बेफिक्र होकर सोने जाओ। विष्णु ने अपनी माँ को झप्पी देते हुए कहा, बेटा, जिन लोगों में आज तक तू उठता बैठता और खेलता कूदता आया है ना, और जिन लोगों से कल तू स्कूल में मिलने वाला है, दोनों के आईक्यू लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। तेरी एक गलती और ये लोग समझ जाएंगे कि तू कोई साधारण लड़का नहीं है। रमोला विष्णु का माथा सहलाते हुए कहती है, माँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो अब तुम भी सोने जाओ, मुझे नींद आ रही है। विष्णु ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी माँ से कहा। रमोला के जाते ही विष्णु दत्त अपनी जगह से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों की लाली अब तक काफी कम हो चुकी थी। आज इतने सालों के बाद मुझे फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ नकारात्मक शक्तियां मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मुझे व्हाइट लाइट का अपना सुरक्षा चक्र फिर से मजबूत करना होगा। बोलते बोलते विष्णु डीप मेडिटेशन में चला जाता है। कुछ देर बाद पलंग पर बैठा विष्णु ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कांच के ग्लोब के अंदर बैठा हो। रमोला, विष्णु सो गया? सुबह तड़के निकलना होगा। अगर सुबह की बुलेट ट्रेन मिस हो गई तो हम लेट हो जाएंगे। किताब के पन्ने पलटते हुए रमन दत्त अपनी पत्नी रमोला से पूछते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सोया है। उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी है, ठीक उसी तरह जो आज से ठीक 12 साल पहले थी, जब हम इसे डॉक्टर को दिखाने अस्पताल ले गए थे। याद है कैसे जबरदस्ती उन डॉक्टरों ने इसके टेस्ट करने शुरू कर दिए थे, और वो भी बगैर हमारी परमिशन के, और तो और बगैर हमसे फीस लिए। वो तो शुक्र है कि हम विष्णु को लेकर वहां से निकल आए, वरना पता नहीं वो डॉक्टर किसे बुलाने की बात कर रहे थे। पुरानी बात को सोचते सोचते रमोला का बदन डर से कांपने लगता है। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है रमोला? रमन अपनी किताब एक तरफ रखते हुए अपनी पत्नी रमोला से पूछता है। ये देखो। रमोला अपना दाहिना हाथ अपने पति के आगे फैला देती है। उसकी दाहिनी हथेली में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। उस दिन की तरह आज भी विष्णु का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मगर उसके माथे को हाथ लगाते ही देखिए मेरी हथेली का क्या हाल हो गया है। रमोला सिसकते हुए अपने पति से कहती है, रमोला, उस शक्ति पर विश्वास रखो जिसने आज तक हमारे बेटे को बचा कर रखा है। वो उसे आगे भी बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगी। रमन ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए कहा। और फिर अब तो विष्णु को भी अपनी शक्तियों के बारे में पता चल चुका है और वो अपनी तरफ से अपनी सच्चाई को दुनिया से छिपा कर रखता है। रमन ने अपनी पत्नी रमोला के कंधे को थपथपाते हुए कहा, चलो अब सो जाओ। पास रखे रिमोट का बटन दबाकर रमन ने कमरे की लाइट बंद करते हुए रमोला से कहा। रमोला ने अपने पति रमन के सीने में अपना चेहरा छिपाकर आंखें बंद कर ली।
मगर आज उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। ठीक इसी समय ऊपर कमरे में विष्णुदत्त अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट डंबल खा रहा था, जो उसने आज शाम को ही रसोई से चुराए थे, और वो बड़े ध्यान से अपने आगे फैले एक कागज पर बने तिलिस्म को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यही एक तरीका है अपनी पावर्स को बिना किसी पर जाहिर किए एक आम लड़के की तरह हाई स्कूल के नॉर्मल क्लास में एडमिशन लेने का। सामने रखे तिलिस्म को लपेटकर उसे अपने बाजू में बंधे ताबीज में छिपाते हुए विष्णुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ माफ करना, मैं चाह कर भी तुम्हारी हथेलियों को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें एक नॉर्मल बच्चे की माँ की तरह ही जीना पड़ेगा। तकिए पर सर रखते हुए विष्णु बुदबुदाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ठीक इसी समय बाहर सड़क पर दो लोग एनर्जी चेकिंग मशीन लेकर उस घर के बाहर से गुजर रहे थे। ये एनर्जी मशीन देखने में बिल्कुल मामूली एनर्जी मशीन थी, जो एनर्जी लो हुए लोगों को एनर्जी फीड करने के काम में आती थी, मगर वास्तव में वो एक सुपर एनर्जी का पता लगाने वाली डिटेक्शन मशीन थी, जिसे लेकर ये लोग किसी तलाश में लगे हुए थे। अरे यार, 4 महीने हो गए हैं इस तरह यहाँ वहाँ भटकते हुए। अब इस एरिया में भी तो किसी तरह की एबनॉर्मल एनर्जी का कोई साइन नहीं है। इन बॉस लोगों का बस चले तो हमें फिजूल के लिए दिन रात दौड़ाते रहें। उनमें से एक आदमी सिगार जलाते हुए अपने साथी से कह ही रहा था कि अचानक उसकी मशीन से बीप की बहुत तेज आवाज आने लगती है। क्या इन लोगों को विष्णुदत्त का पता मिल जाएगा? और कौन है विष्णु, और आखिर उसे वो रहस्यमयी लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, विष्णु एक आकाश योद्धा के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अचानक से मशीन से आती इस तेज बीप की आवाज से घबराकर दोनों आदमी मशीन को जमीन पर रखकर देखने लगते हैं। बीप की तेज आवाज से आसपास के कुछ घरों की लाइट जलना शुरू हो जाती है। पहला आदमी अपना सिगार बुझाते हुए मशीन पर झुककर कुछ देखता है और कुछ तार काटते हुए थोड़ी सी नाराजगी से अपने दूसरे साथी को देखकर कहता है, तुम कल फिर से बैटरी चार्ज करना भूल गए थे। तुम्हारी तो आदत पड़ चुकी है हर वक्त मुझे कसूरवार ठहराने की। तुम्हारे सामने ये बैटरी चलने से पहले चार्जिंग डिपार्टमेंट से लेकर लगाई है। अब मैं कोई बैटरी में घुसा तो नहीं बैठा था कि मुझे पता चलता कि बैटरी चार्ज है कि नहीं। दूसरा आदमी अपने साथी के कंधे पर धौल मारते हुए कहता है, अरे यार सॉरी, मेरा ही दिमाग इस समय गर्म हो रहा है। सुबह से घूमते घूमते रात हो गई है, ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि हम खोज क्या रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हम माला माल हो जाएंगे। पहला आदमी उठकर खड़े होते हुए अपने दोस्त से कहता है, लगता है यहाँ आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण बैटरी एकदम से खत्म हो गई है। पहला आदमी अपने साथी से कहता है, अब तो हमें वापस चले जाना चाहिए, इसके आगे का कल देखेंगे। दोनों मिलकर मशीन उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ऊपर कमरे में विष्णुदत्त आराम से सो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसके द्वारा घर के बाहर बनाई मैग्नेटिक फील्ड ने आज उसे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। नीचे कमरे में रमोला और रमन की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। दोनों ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। कई बार सोच सोचकर घबराहट होती है कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के घर ये असाधारण बच्चा कहाँ से आ गया। मैंने नेट पर भी सर्च किया था, हमारे जैसे आईक्यू के कपल का बच्चा किसी भी तरह से इतना असाधारण नहीं हो सकता। या तो क्लोनिंग डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है या फिर ब्रेन कल्टीवेशन डिपार्टमेंट से। शादी के 50 साल बाद तो हमारी बच्चे की एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी। अब डर लगता है। इससे पहले कि रमन दत्त आगे कुछ बोलता, उसकी पत्नी रमोला उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कितनी बार समझा चुकी हूँ रमन आपको, इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। याद करो जब विष्णु का पहला बर्थडे था और तुम उसके लिए लोहे की वो काली भयानक तलवार लेकर आए थे। अचानक से दोनों पीछे अतीत की उस घटना में चले जाते हैं। उस दिन रमोला और रमन बहुत खुश थे। उनका बेटा विष्णु आज 1 साल का हो गया था। रमोला ने आज पूरा घर बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। वो केक काटने के लिए अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी, जो उनके बेटे के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आने वाले थे। अचानक रमन चुपचाप घर के अंदर आकर पीछे से रमोला की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। रमोला तलवार देखकर चिल्लाने वाली थी कि रमन उसके सामने आ जाते हैं और रमोला उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये क्या हरकत है रमन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? और ये भयानक सी तलवार तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे तुम्हें बताया तो था कि मैं अपने विष्णु के लिए एक खास गिफ्ट ला रहा हूँ। रमन ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी रमोला को अपने बगल में बिठाते हुए कहा। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 1 साल के बच्चे को जन्मदिन पर कोई इतनी बड़ी तलवार देता है, और वो भी इतनी भयानक? रमोला ने अपने पति रमन के हाथ से
वो तलवार लेते हुए कहा, तुमको पता नहीं रमोला, ये कितनी जबरदस्त तलवार है। कहते हैं कि इसमें कुछ तिलिस्म भी बंधे हुए हैं। इसे खरीदने में पूरे 2 महीने की तनख्वाह लग गई है। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, तिलिस्मी तलवार है और इसके अंदर कुछ रहस्य भी दफन है। रमन दत्त ने अपनी पत्नी रमोला के हाथ से तलवार वापस लेते हुए कहा, जो भी हो, मैं अपने बच्चे को इतनी भयानक तलवार से नहीं खेलने दूंगी। रमोला ने अपने 1 साल के बच्चे विष्णु को पालने में लिटाते हुए अपने पति से थोड़ी नाराजगी से कहा। उसे ये सोच सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके पति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि 1 साल के बच्चे को बर्थडे पर क्या देते हैं। रमोला, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा बड़ा होकर इस पृथ्वी का सबसे बड़ा योद्धा बने। रमन वो तलवार विष्णु दत्त के पास पालने में रखते हुए कहता है, तुम देखना, हमारा बेटा बड़ा होकर पूरी पृथ्वी पर हमारा नाम रोशन करेगा। इससे पहले कि रमोला गुस्से में रमन से कुछ बोलती और वो तलवार पालने से उठाती, 1 साल के छोटे से विष्णु दत्त ने करवट लेते हुए अपना एक हाथ तलवार पर दे पटका और चुपचाप आंखें बंद करके दोबारा सो गया। इससे पहले कि रमोला तलवार हटाती या रमन कुछ रिएक्ट करते, तलवार का हाल देखकर उनके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि पालने में लोहे की वो भारी काली भयानक तलवार 2 टुकड़ों में टूटी हुई पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? दुकानदार ने तो मुझसे कहा था कि ये तलवार बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर बहुत सारे जिन्नात की ताकत है। ये तलवार जिसके पास भी होगी वो राजा होगा, और एक बच्चे के हाथ लगने से ये तलवार कैसे टूट सकती है? मुझे तो लगता है कि इस दुकान वाले ने मुझे चूना लगा दिया। रमन ने विष्णु दत्त के बगल से वो टूटी हुई तलवार उठाते हुए कहा। उसे तलवार की ये हालत देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम कुछ भी कहो, सच्चाई वही है जो तुम अब कह रहे हो। उस दुकानदार ने वास्तव में तुम्हें अच्छी तरह से ठग लिया है। आजकल प्राचीन तिलिस्म की बातें बता बताकर ये सब लोगों को अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, और तुम जैसे लोग आराम से बन भी जाते हैं। अगर इसी तरह तिलिस्मी दुनिया का पता चलता रहता तो ये तिलिस्म नहीं रह जाता, मोहल्ले का चौराहा हो जाता। रमोला ने अपने पति को सख्त आवाज में डांटते हुए कहा, चलो अब अपनी रात की डिनर के कैप्सूल खा लो और फिर खीर भी खा लेना, जो आज मैंने विष्णु के बर्थडे की खुशी में बनाई है।